वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय श्रद्धेय श्री महेश चंद्र द्विवेदी जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वे आए। बहुत श्रेष्ठ साहित्यकार, उपन्यासकार, आप इनको देख करके कह नहीं सकते हैं कि बहुत श्रेष्ठ व्यंग्यकार हैं। जोरदार तालियां। अरे पूरे सदन से निवेदन है भाई, जोरदार का मतलब जोरदार। सबका बहुत आभार इन तालियों के लिए। सम्मानित मंच जिसमें कि आदरणीय गोस्वामी जी, आपके सभाध्यक्ष, आदरणीय डॉक्टर उषा सिन्हा जी, आदरणीय सुल्तान शाकिर हाशमी जी, आदरणीय डॉक्टर दिनेश अवस्थी जी एवं पुन जी, मेरे समक्ष उपस्थित समस्त विद्वज्जन एवं नवसृजन साहित्यिक संस्था के कार्यकर्ता एवं अध्यक्ष योगेश गुप्ता जी, मैं आज के दिन पृष्ठ प्रेषण नहीं करना चाहता हूँ, परंतु आपने ऐसे वक्ताओं को मेरे पहले रख दिया है कि पृष्ठ प्रेषण के अलावा उन्होंने मेरे लिए कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा है। नरेंद्र भूषण जी ने मुख्य वक्ता के रूप में एक एक जो रेशा है वो खींच के रख दिया है, और सुल्तान शाकिर हाशमी जी ने और डॉक्टर उषा सिन्हा जी ने, जो कि सदैव ही किसी भी पक्ष को छोड़ती ही नहीं है। जो भी पक्ष होता है किसी भी आयोजन का, पुस्तक का, किसी का, तो भाषा से लेकर और उसके विषय के और स्तर के हर तरह से उसका ऐसा प्रस्तुत करती है कि बहुत कुछ नहीं रह जाता। मैं जानता हूँ, लेकिन कतिपय ऐसी दुहें जो मैं आज इंगित कर सकता हूँ। पहली बात तो यह है कि लखनऊ को डॉक्टर रंगनाथ सत्य जैसे गुरुओं की आवश्यकता है, और उतनी ही आवश्यकता डॉक्टर योगेश गुप्ता जैसे शिष्यों की है। यदि लखनऊ के विभिन्न इलाकों में ऐसे नए गुरु हों और ऐसे शिष्य हों जो कि अक्षरशः उनके जाने के बाद भी उनके रास्ते पर चलें और साहित्य के विषय में अपने को पूर्णतः समर्पित कर दें, जैसे कि रंगनाथ सत्य जी 24 घंटे समर्पित रहते थे, उसी प्रकार अपने को समर्पित कर दें, तो साहित्य का और समाज का और हमारी संस्कृति का बहुत कुछ उत्थान हो सकता है। आज ये भी आपने देखा कि उन कतिपय साहित्यकारों को उन्होंने सम्मानित किया इस आयोजन में, और जो कि 17वां वार्षिकोत्सव है, जैसा ये आप देख रहे हैं। तो इस तरह का आयोजन हर वर्ष इसी तरह करते रहना, और साथ ही साथ पूरे वर्ष में विभिन्न पुस्तकों का लोकार्पण, विभिन्न प्रकार के साहित्यिक आयोजन करना, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए अतिशय लगन, अथक परिश्रम एवं पूरे तरह से समर्पण की आवश्यकता होती है, और वो जो कि डॉक्टर योगेश गुप्ता में है। साथ ही साथ वो स्वयं भी साहित्यकार है, उन्होंने अपनी कविता भी यहाँ पर जैसा आपने देखा रखी है। मैं उन सभी साहित्यकारों को जो कि आज सम्मानित हुए हैं, मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ एक बात जो कि यहाँ बार बार आई है, वो तुम हो, इसमें वो को परिभाषित विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है। वो प्रेमी और प्रेमिका भी हो सकते हैं, वो कोई श्रद्धेय व्यक्ति भी हो सकता है, और वो स्वयं ईश्वर भी हो सकता है। तो जो कविताएं हैं वो भी, उनमें विभिन्न अर्थ निकाले जा सकते हैं, लेकिन आज श्रृंगार पर बहुत
जोर दिया गया या इसमें जो श्रृंगार के अंश थे वो विशेषता नरेंद्र भूषण जी ने निकाल के रखे। तो मैं भी बहुत दो ऐसे जो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल क्रक्स है, जो कि उनको प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिए मैं उनको बहुत छोटे से दो बिंदु है जिनको प्रस्तुत करूँगा। रत्ना बापूली जी ने लिखा है, निशा के आगोश में चंद्रमा को चांदनी जब स्वच्छ आभा फैलाती है, तब लगता है कि निज आंचल को तुम पसार कर मुझे अंक में भर लिया है। मैं कैसे बताऊं प्रिया कि मेरे मन के आंगन में तब नूपुर की ध्वनि बनकर मुझे जो रोमांचित कर जाती है वो तुम। तो यहाँ पर उन्होंने उस ध्वनि को वो तुम माना है। तो ये जो मैंने प्रारंभ में बात कही कि वो की परिभाषा क्या क्या हो सकती है, ये केवल आवश्यक नहीं है कि पत्नी ही हो, ये प्रेमिका ही हो, कोई भी हो सकता है। और डॉक्टर हरी ने जो किसी भी प्रकार के रोमांस का या रोमांच का या प्रेम का अल्टीमेट है, मधुयामिनी शीर्षक में लिखा है, तुम अगर चाहो तो सारी यामिनी होगी तुम्हारी, और सारी यामिनी मधुयामिनी होगी तुम्हारी, तुम अगर चाहो। सांझ ढलने दो, जरा सी रात घिरने दो, तारिकाएं मांग में भर देंगी, तारे टिमटिमाते, चंद्रिका कुमकुम सजा देगी, तमकते भाल पर झिलमिलाते केश होंगे, जगमगाती चांदनी से रात रानी सजाएगी, 16वां श्रृंगार कर तुम अगर चाहो। तो संपूर्ण कायनात को उस श्रृंगार में उपस्थित कर दिया है। मैं इन अन्य कविताओं को नहीं पढ़ना चाहूँगा क्योंकि उस विषय में बहुत कुछ पढ़ा जा चुका और कहा जा चुका है, परंतु मैं निश्चित रूप से समस्त कवियों को और संपादकों को और इस आयोजन के लिए डॉक्टर योगेश गुप्त को और उनके साथियों को बहुत बधाई देना चाहूँगा। और साथ ही साथ चाहता हूँ, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि जैसे रंगनाथ मिश्र थे वैसे गुरु, और जैसे योगेश गुप्त हैं वैसे शिष्य विभिन्न इलाकों में लखनऊ के अगर आ जाए तो बहुत कुछ कल्याण हो सकता है हमारी संस्कृति का और हमारे साहित्य का। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे हम एक ही मोहल्ले के बाशिंदे थे। एक हास्य कविता है, आप सुनना चाहते हैं? हम एक ही मोहल्ले के बाशिंदे थे, हमारी छतों के मुडेर आपस में मिलते थे। छत पर जुल्फों को सुखाने की उनकी आदत थी और छिपकर निहारने की अपनी फितरत थी। उनके गेसुओं की हर शिकन पर मेरा जवां दिल हिलोरे लेता था और उनके बीच से भेजकर अपनी किरण रकीब सूरज इसमें नश्तर चुभता था। एक दिन मेरी चाहत का जुनून इस कदर नाकाबिले बर्दाश्त हुआ, मैं चल पड़ा उनकी छत की तरफ, मांगता खुदा से खैर की दुआ। सहम सहम पीछे पहुंचकर रुक गया, दिल में आया था भूचाल। तभी वो मुड़कर बेतकल्लुफी से बोले, आओ जी बादशाह, सत श्री अकाल। अब आपने कह दिया तो मैं एक और ये जो ये वो तुम हो, इससे कुछ मतलब मिलती सी है, इसलिए सुनाई देता हूँ इसको यहाँ पर। और इसका उन्वान है उनकी मौजूदगी। आसमां सहमा सहमा सा है,
आसमां सहमा सहमा सा है और बादल में छाई एक संजीदगी है तो वो दूर, पास आती बारिश की तरह उनकी मौजूदगी है तो वो दूर, पास आती बारिश की तरह उनकी मौजूदगी है। दिन के उजाले में तो खिल उठता है हसीन चेहरा उनका, दिन के उजाले में तो खिल ही उठता है हसीन चेहरा उनका। हुस्न का जमाल गजब ढाता है, बढ़ने लगती जब तीरगी है, बढ़ने लगती जब तीरगी। अच्छा हुआ सादगी को उन्होंने आदत में कर लिया है शामिल, अच्छा हुआ सादगी को उन्होंने आदत में कर लिया है शामिल। नहीं तो हुस्न के ज़लज़ले से कहाँ बच पाती कोई ज़िंदगी है, नहीं तो हुस्न के ज़लज़ले से कहाँ बच पाती कोई ज़िंदगी है। मुझे एहसास है कि नज़दीकियाँ ही लगती हैं उनको भी प्यारी, मुझे एहसास है कि नज़दीकियाँ ही लगती हैं उनको भी प्यारी। जुनूं की तपिश कब न हो सो गाहे बगाहे कर लेते अलहदगी है, जुनूं की तपिश कब न हो सो गाहे बगाहे कर लेते अलहदगी है। उधर वो तने बैठे हैं अहद कर रखी है पहल न करने की, इधर हम सहमे हुए हैं कहीं उठानी न पड़ जाए शर्मिंदगी है, कहीं उठानी न पड़ जाए शर्मिंदगी है। और बकता है हालांकि उनकी हर अदा में झलकती रहती है बला की शोखी, हालांकि उनकी हर अदा में झलकती रहती है बला की शोखी, पर नहीं संभलता है दिल जब वो निगाहों से करते बंदगी है, जब वो निगाहों से करते बंदगी। बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने का, धन्यवाद।